हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम ये पढ़ रहे थे MZO003 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें हमने पहले ही चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बाकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आप लोग उन्हें देख सकें और आपको चैप्टर नंबर 9 तक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। वैसे मैं जब ये आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, जो कि ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होगा आपके, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें 2000 से ऊपर बच्चे हैं, उसमें आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 से, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोसाइट्स है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोसाइट्स की फंक्शनिंग को। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोसाइट्स क्या है, तब उसके फंक्शन बता पाएंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, हिंदी इतनी मुश्किल नहीं है इसकी। क्या है, आपको इलेक्ट्रोसाइट्स के फंक्शन बताने हैं कि क्या फंक्शन है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। Electrocytes are structures that plays a crucial role in the generation of electric field in certain fish species like electric eel and rays. इलेक्ट्रोसाइट्स कुछ टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, वो भी कुछ टाइप की फिशेस की स्पीशीज के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल हो गई आपकी, या फिर रेस हो गई। जैसे कि आपकी फिश है, इसको मान लीजिए आप, फिश इतनी अच्छी तो है नहीं, सॉरी। ठीक है, ये आपकी फिश है, समझ लीजिए आप, ये फिश है इसकी। ठीक है, ये फिश है और ये फिश के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाने को हम बोलते हैं, इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जो आपस में मिलके ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स। ठीक है, सो हाउ डू दे एक्चुअली वर्क। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर सकते हैं अपने आसपास, तो ये कैसे कर रहे हैं, फंक्शनिंग क्या है इनकी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ, इलेक्ट्रोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट functions like batteries. They are stocked together in a series within an organ, allowing them to produce a significant voltage when activated. क्या है, इलेक्ट्रोसाइट्स एक टाइप के आपके स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं बैटरीज की तरह। जो आपकी बैटरी समझ लीजिए आप, आपके रिमोट में, टीवी के रिमोट में, या फिर एसी के रिमोट में, या फिर घड़ियों में डले रहते हैं। वो क्या काम करते हैं कि हाँ भाई, उसको एनर्जी देना और वो चार्जिंग की तरह काम करना। ठीक है, वैसे ही ये इलेक्ट्रोसाइट्स आपके कुछ टाइप के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि बैटरीज की तरह काम करते हैं, और ये एक सीरीज में स्टॉक्ड रहते हैं। मतलब सीरीज में, जैसे आप मान लीजिए ये बैटरीज आपस में ऐसे ऐसे अटैच्ड हैं, एक सीरीज बना के ये एक ऑर्गन के अंदर रहते हैं, और ताकि ये एक टाइप के सिग्निफिकेंट वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकें जब भी इनको एक्टिवेट किया जाए। ठीक है, each electrocyte has a number that can sorry each electrocyte has a membrane that can generate an electric potential difference thanks to the ion channels and pump. क्या है, हर एक इलेक्ट्रोसाइट्स के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, वो भी आयन चैनल और कुछ पंप्स के थ्रू। ठीक है, when the fish decided to discharge electricity, its nervous system sends a signal that triggers these electrocytes. क्या है, जब भी कोई फिश डिसाइड करती है कि उसको अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करनी है, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वो उसको कुछ सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है ताकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं वो ट्रिगर हो सकें। These signals causes sodium ion to float into the cells, reversing the electric polarity across the membrane. क्या है, जो ये सिग्नल ब्रेन भेज रहा है, तो वो सिग्नल कॉज करता है सोडियम आयंस को कि वो फ्लोट कर सके सेल्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रिक पोलैरिटी है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन उसको रिवर्सिंग कर सके। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोसाइट्स ऑल डीपोलराइजेस साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग अ पावरफुल इलेक्ट्रिक पल्स। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी हो जाती है रिवर्सिंग, वैसे ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं आपके वो डीपोलराइज हो जाते हैं साथ ही साथ, और इलेक्ट्रिक पल्स को भी, पावरफुल इलेक्ट्रिक पल्स को भी क्रिएट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। The arrangement of these cells is key. By aligning them in a series, the electric eel can produce a voltage of up to 600 voltage. क्या है, जो इनकी अरेंजमेंट होती है इन सेल्स की, ये तो मैं बना के दिखा रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं है कि इस तरीके से अरेंजमेंट है, मतलब किसी भी टाइप से जो अरेंज है इनका, वही इसकी की है, कि भाई इसकी अरेंजमेंट ही इसकी की है कि जिस तरीके से ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, जिस तरीके से ये सीरीज में अलाइन रहते हैं, वही इनका की है कि ये इलेक्ट्रिक ईल में अच्छी से अच्छी वोल्टेज तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब 600 वोल्टेज तक ये आराम से करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। That's enough to stun prey or deter predators. And here an interesting fact, electrocytes can also work in parallel to increase current output, which is essential for longer lasting discharges. क्या है, जो ये 600 वोल्टेज का करंट निकाल रही है ये फिश ईल, जो आपकी इलेक्ट्रिक ईल है, उतना करंट काफ़ी है उसके किसी भी
प्रे को या फिर प्रेडेटर को डराने के लिए, भगाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं आपके, वो एक साथ काम करते हैं पैरेलल वे में कि वो इंक्रीज कर सकें करंट के आउटपुट को, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग डिस्चार्ज को भी बना के रख सकें। ठीक है, नाउ यू हैव माइट वंडर अबाउट रिकवरी फेज। जब आपको पता है कि भाई हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है और करंट भी मार सकता है, तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि हाँ रिकवरी फेज कैसे होगी, हर टाइम थोड़ी ना मारता रहेगा। तो रिकवरी फेज कैसा होगा? आफ्टर फायरिंग इलेक्ट्रोसाइट्स नीड time to reset their ion gradient. They use ATP driven pump to restore their resting state, ensuring they are ready to next discharge. क्या है, जैसे ये फायरिंग कर देते हैं अपने करंट की, तो जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं उसको टाइम चाहिए होता है वापस कि अपना रीसेट कर सके वो आयन ग्रेडियंट के थ्रू, आयन ग्रेडियंट को। और जो उसका एटीपी है, एटीपी ड्रिवन पंप के थ्रू ही वो करता है। एटीपी ड्रिवन पंप को यूज़ करके रिस्टोर करता है अपनी रेस्टिंग स्टेट को और इंश्योर करता है कि वो नेक्स्ट साइकिल के लिए या नेक्स्ट डिस्चार्ज के लिए भी रेडी हो सके साथ ही साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोसाइट्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स एंड इलेक्ट्रोरिसेप्टिव ऑर्गन्स। आपको इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स और इलेक्ट्रोरिसेप्टिव ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंस लिखना है और डिफरेंस लिखने का तरीका आपको पता है। पार्टीशन करेंगे आप और फिर उसके डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इनके डिफरेंस क्या है। पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, सम एनिमल्स कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन देयर एनवायरनमेंट। जब कुछ एनिमल्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो कुछ डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स या इलेक्ट्रोरिसेप्टिव ऑर्गन है वो इन्हीं के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आसपास एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के डिफरेंस में कि कौन कैसे करता है। फर्स्ट अप इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोरिसेप्टर देखते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स दैट कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द अदर ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल सोर्सेज। क्या है, जो इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स हैं वो आपके स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो भी फील्ड दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है या एनवायरमेंट के थ्रू प्रोड्यूस होती है, उन फील्ड्स को ये इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं। दे आर प्राइमरली फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक शार्क्स, रेज एंड सर्टेन फिशेज। ये मेनली पाई जाती हैं एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स, जैसे कि आपकी शार्क फिश हो गई, रेज हो गए और कुछ टाइप की दूसरी फिशेज भी। इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स आर incredibly sensitive and can pick up on minute electrical signals, allowing these creatures to locate prey, navigate through murky waters and even communicate with each another. क्या है, ये इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स एक सेंसिटिव तरीके से काम करते हैं और ये पिकअप कर सकते हैं एक मिनट, मतलब मिनट के अंदर ही सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, और अलाउ कर सकते हैं अपने क्रिएचर को कि वो लोकेट कर सके, प्रे को लोकेशन ढूंढ सके, नेविगेट कर सके मर्की वाटर के अंदर भी, और आपस में एक दूसरे के साथ बात भी कर सके इन्हीं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रो रिसेप्टर क्या है वो देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टिव ऑर्गन्स। ऑर्गन से ही समझ आ रहा है वैसे तो, बट डीपली देख लेते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट हाउस इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। ये जो ऑर्गन है आपके, ये इलेक्ट्रो रिसेप्टिव के ऑर्गन हैं, ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स के घर की तरह होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रो रिसेप्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इन शार्क द एम्पुले ऑफ लॉरेंजिन आर द ऑर्गन्स दैट कंटेन क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। क्या है, एक अगर हम एग्जाम्पल देखें शार्क के अंदर ही, तो जो उसका एम्पुले होता है लॉरेंजिनी ऑर्गन के अंदर, वो क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स को कंटेन करके रखता है। मतलब उसमें इतने सारे इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल गुच्छे टाइप में क्लस्टर बने हुए। These organ can designed to amplify the process that electric signal can dictated by the receptors। क्या है, यही ऑर्गन ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो एम्पलीफाई कर सकें उसके प्रोसेस को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर के थ्रू। They play a crucial role in how these animals interpret their surrounding and respond to stimulus। क्या है, यही एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनिमल के थ्रू कि ये इंटरप्रेट कर सके एनिमल को अपने सराउंडिंग में और अपना रिस्पॉन्ड दे सके उनके लिए। सो व्हाट इज़ द की डिफरेंस। तो इनका की डिफरेंस क्या निकला आपके पढ़ने के बाद। द इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स आर द एक्चुअली सेंसरी सेल्स दैट डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, while the electroreceptive organs are the largest structure that contain the receptors and help process the information they gather। क्या है, इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स क्या है, एक्चुअली सेंसरी सेल्स हैं इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं,
बट इलेक्ट्रो रिसेप्टिव ऑर्गन्स कुछ ऐसे लार्ज स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर ही ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये साथ में मिलकर जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिस्टिंक्शंस is vital for appreciating how certain species have evolved to thrive in environment. Electroreceptions give them a unique advantage in hunting and navigating, showcasing the incredible adaptation of life on our planet. क्या है जो हम ये इलेक्ट्रोरिसेप्टिव और ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं, ये हमें पढ़ने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सकें कि हमारी एनवायरनमेंट कैसे इवॉल्व हो रहा है टाइम टू टाइम, और जो आपके इलेक्ट्रोरिसेप्शन है वो एक यूनिक एडवांटेज की तरह नेविगेट और हंटिंग करने के लिए भी काम करते हैं अपने प्लेनेट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम। इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे वो अडेप्ट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, वो आपको बताना है। सम एनिमल्स कैन लिटरली सी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता नहीं होगा, कुछ एनिमल सच्ची में ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आंखों से देख सकते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो देख सकें। ठीक है, the electrosensory system, the extraordinary adaptation has evolved mainly in aquatic environments where visibility is often limited. क्या है ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अडेप्टेशन है इनके अंदर कि ये लिटरली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं, ये मेनली पाई जाती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ही इवॉल्व हुई है ये अडेप्टेशन, जहाँ पर अगर देखा जाए तो देखने की भी क्षमता बहुत कम है। फिशेज लाइक शार्क्स एंड रेस पोसेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड एम्पले ऑफ लॉरेंजनी which allows them to detect electric field generation by the movement of prey or other organisms. क्या है ये मेनली ज़्यादातर पाए जाते हैं फिशेस के अंदर, जैसे कि शार्क या रेस हो गई, इनके अंदर कुछ टाइप के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिसको एम्पले ऑफ लॉरेंजनी बोलते हैं हम। ये इनको अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकें जो भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट या फिर किसी और प्रे के अंदर की वजह से जनरेट की गई हो। दिस एबिलिटी इज क्रूशियल फॉर हंटिंग इन मस्की वाटर्स, शोकेसिंग अ रिमार्केबल इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस। जो ये एबिलिटी है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ नीचे डीप सी के अंदर वाटर इतना क्लियर नहीं है, मस्की वाटर है, वहाँ पे इनको हंटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये डिटेक्ट कर ले रही है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी और ऑर्गेनिज्म की भी, और यही इनको शोकेसेबल इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस शो करता है। बट यहीं पे इनकी कहानी खत्म नहीं हो जाती। द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम कैन ट्रैक्ट बैक 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्या है अगर हम ये इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम की इवोल्यूशन को देखें तो बहुत मिलियन सालों पहले भी इनको ट्रेस किया जा सकता है। अर्ली एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फिश डेवलप्ड दिस कैपेबिलिटी एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म अलाउइंग देम टू थ्राइव इन डाइवर्स हैबिटेट। क्या है इतने मिलियंस ईयर अगो भी अगर हम जाएं तो इनकी जो एंसेस्टर थी फिशेस की, उन्होंने ये कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली थी इस मैकेनिज्म को खुद को सर्वाइव करने के लिए और अपने ही डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में खुद को छिपाने के लिए। ओवर टाइम different species adapted these sensory skills to suit their ecological natures। क्या है अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने इन सेंसरी स्किल्स को अडेप्ट करना शुरू कर दिया जो भी इनको सूट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक ईल have taken it a step further, using its electrosensory ability not only for navigation but also communication and even self defense। अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रिक ईल का तो क्या है इसने एक स्टेप अपना और फर्दर मूव किया। क्या सिर्फ ये अपनी इलेक्ट्रोसेंसरी एबिलिटी को सिर्फ नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं करती थी बल्कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी इसको यूज़ करती थी और साथ ही साथ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी, अपने बचाव के लिए भी इसको यूज़ करती थी। इंटरेस्टिंगली नॉट ऑल इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम आर क्रिएटेड इक्वली। अगर देखें तो सारे ही इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम जो डिफरेंट टाइप के फिशेज में हैं वो इक्वली क्रिएटेड नहीं है। सम स्पीशीज हैव एनहांस्ड देयर सेंसिटिविटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनेबलिंग देम टू डिटेक्ट इवन द फेंटेस्ट सिग्नल। दिस हाइटेंड द परसेप्शन allows them to locate prey and avoid predators with incredible precision। क्या है कुछ फिशेज या एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं सिग्नल्स के थ्रू, इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के फेंटिंग सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यही उसमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी हाइटेंट पे या परसेप्शंस को अलाउ करें कि वो अपने प्रे को या फिर किसी भी प्रेडेटर को लोकेट कर सकें आसानी से। एज वी एक्सप्लोर द इवोल्यूशन ऑफ दिस वी सी हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर शेप्स सेंसरी एडेप्टेशन। दिस नीड फॉर सर्वाइवल ड्रिवन इनोवेशंस इन द नेचर लीडिंग टू दी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम वी ऑब्जर्व टुडे। क्या है अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये बहुत टाइम से इनका अडेप्टेशन होते हुआ आया है। एनवायरमेंटल के प्रेशर को भी देखें तो भी ये इवॉल्व हुए हैं
इनका शेप, सेंसरी अडेप्टेशन काफ़ी चेंज हुई है। और अभी हम जिसको जानते हैं वो भी इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम अलग हो चुका है अब, ठीक है। तो इस तरीके से ये इवॉल्व होते हुए आए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिश। फिश के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है वो आपको बताना है, जो कि अभी हम पहले देख चुके हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस में, बट आप इसको चाहें तो बनाकर भी लिख पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो बात यही होती है कि आपको किस तरीके से एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर्स को कनेक्ट करके लिखने की क्षमता है, आप कितना सोच पाते हैं उसको। तो अगर चाहें तो अगर मैं इसका आंसर नहीं भी बताऊं तो कुछ बच्चे होंगे जो आप में से इसको बना के लिख लेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, कैसे ये डिटेक्ट करते हैं, किस तरीके से पाई जाती है, किस किस काम के लिए ये यूज़ करते हैं, तो इसको बना के लिख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप इसको खुद से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। Some fishes have electric organ and these fascinating adaptation serves multiple functions in their aquatic environments। क्या है, कुछ फिशेस के पास उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक फैसिनेटिंग अडेप्टेशन है इनके अंदर कि ये मल्टीपल फंक्शन कर सके एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर भी। इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश लाइक इलेक्ट्रिक eel, rays and catfish। Their primary function is to generate electric field which can be used for communication, navigation and even hunting। क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि कुछ टाइप की स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं, वो भी फिश की स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए इलेक्ट्रिक ईल, रेज और कैटफिश, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इनका मेनली प्राइमरी काम होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना, और ये जनरेट करने के बाद ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और हंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के लिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फिश कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस टू कम्युनिकेट विद वन एंड अनदर। क्या है, इलेक्ट्रिक फिश कुछ स्पेसिफिक पैटर्न की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं ताकि आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मस्की वाटर्स वेयर विजिबिलिटी इज लो। ये जो इनकी कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल मस्की वाटर है, जहाँ पे दिखना भी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे इनको कम्युनिकेट करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करती है। बाय सेंडिंग आउट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दे कैन कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट टेरिटरी, मेटिंग, रीडीनेस और इवन वार्निंग अबाउट प्रेडेटर्स। क्या है, जहाँ पे इनको दिख भी नहीं रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक दूसरे को दे के अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि भाई कोई हमला होने वाला है इन पे, या फिर इनको मेटिंग करनी है, एक दूसरे को लुभाना है, या फिर वार्निंग देनी है कि भाई तुम्हारे पीछे कोई शिकारी आ रहा है, तो उसके लिए भी इसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेविगेशन। नेविगेशन में कैसे हेल्प करते हैं इसके। मैनी इलेक्ट्रिक फिश यूज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिसेप्शंस। क्या है, नेविगेशन की अगर बात करें तो कुछ फिशेज हैं, काफ़ी फिशेज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करती हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को सेंस करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शंस। By emitting weak electrical signals and detecting returning echoes, these fishes can locate object and prey in their environment, much like how birds use echolocations। क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा था, एक बर्ड भी पढ़ी थी ऑयल बर्ड, और एक बैट भी आप जान लीजिए कि जो इकोलोकेशन को यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन के लिए, वैसे ही इनका काम भी है कि ये नेविगेशन के लिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करें। कैसे, ये वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमिट करती हैं अपनी बॉडी से, ताकि ये रिटर्निंग जो भी इको इनको वापस मिलेगी, बैक इको मिलेगी, उससे ये लोकेट कर सके कि कितनी दूर कौन सा ऑब्जेक्ट है इनके, और कौन सा प्रे या फिर प्रेडेटर इनके एनवायरमेंट में बीच में आएगा, जैसे कि इकोलोकेशन में बैट यूज़ करती है इसको, ठीक है। नाउ हियर इज द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग पार्ट, हंटिंग। लास्ट इसका पार्ट होता है हंटिंग का, कि हंटिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको। सम स्पीशीज लाइक इलेक्ट्रिक ईल कैन डिलीवर पावरफुल शॉक टू इनकैपेसिटेट देयर प्रे। क्या है, अगर हंटिंग की बात करें तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक ईल का, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेती है या फिर शॉक दे देती है, तो क्या है, ये पावरफुल शॉक को प्रोड्यूस कर सकती है अपने प्रे को खाने के लिए। These shocks can range from mild to extreme strong enough to stun large animals or detect potential threat। क्या है, ये शॉक प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी से, वो माइल्ड भी हो सकता है और एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और यही इतना इनफ है कि अपने प्रे को या फिर जो भी शिकारी है इसका जिसको ये शिकार करने वाली है उसको आसानी से थ्रेट दे सके, धमकी दे सके कि भाई मैं खा लूँगी तुझे, ठीक है। दिस एबिलिटी गिव्स देम सिग्निफिकेंट एडवांटेज वेयर व्हेन इट कम्स टू कैचिंग फूड और डिफेंडिंग देमसेल्फ। यही इनकी एक कैपेबिलिटी है कि इनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलता है कि ये अपने खाने को आसानी से पकड़ सके, और साथ ही साथ खुद के लिए डिफेंस, सेल्फ डिफेंस भी इसी के थ्रू कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। तो एंजाइम्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा, बट थोड़ा डीपली हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एमएससी है आपकी, तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। आंसर देखते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that plays a crucial role in nearly every biochemical reaction in living organism. Let's break down in their biological significance. क्या है, जो आपके एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके आप सिग्निफिकेंस क्या है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट, द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बचपन से याद होगा कि एंजाइम का क्या काम होता है कि ये कैटलिस्ट कर सके, कैटलिस्ट की तरह काम कर सके किसी भी रिएक्शन के अंदर, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके। Without them, many processes in our body would occur too slowly to sustain life. For example, enzymes are essential for digestion, breaking down complex food molecules into simpler form that our body can absorb and utilize. क्या है, अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी बॉडी जो भी उनको फंक्शन करने हैं वो बड़े धीरे करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी सस्टेन लाइफ भी नहीं जी पाएंगे इतना अच्छे से, ठीक है। तो ये काम करते हैं एंजाइम्स, क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी कर सके, बढ़ा सकें। अगर एक एग्जांपल हम देखें कि हमारे डाइजेशन के अंदर हमें ब्रेक डाउन करते हैं फूड, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फूड को, उसको छोटे पार्ट्स में बांट के छोटे फॉर्म्स में तोड़ा जाता है फूड्स को, और वही हम अब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब करती है। तो यही उसमें भी एंजाइम्स काम करते हैं आपकी, जो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। सेकेंड, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। Each enzyme is tailored to particularly substrate, meaning that they only catalyze specific reactions. These specificity help maintain order within the cells and ensure metabolic pathway operate efficiently. क्या है, आपको सभी को पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही काम करते हैं, मतलब ये कुछ टाइप की जो भी रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन के लिए अपना खुद का एक कैटलिस्ट होता है, खुद का एक एंजाइम होता है। तो ये स्पेसिफिक है कि किसी रिएक्शन को, एक रिएक्शन के लिए एक ही टाइप का स्पेसिफिक एंजाइम इनको चाहिए। ये स्पेसिफिसिटी इनको हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो एफिशिएंटली ऑपरेट हो सकें, ठीक है। थर्ड, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन। तीसरा काम एंजाइम्स का ये भी होता है कि जो भी एनर्जी की ज़रूरत हो उसको भी कम कर सके रिएक्शन के टाइम पे। रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको भी थोड़ा कम करने का काम एंजाइम कर देता है। बाय डूइंग दिस अलाउ रिएक्शन टू अकर एट लोअर टेम्परेचर which is vital for maintaining delicate balance of conditions living organisms. क्या है, जैसे कि इसको अलाउ करता है कि अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर में भी होनी है तो उसको लोअर टेम्परेचर में ये मेंटेन कर सकती है, और यही इसका बैलेंस और कंडीशन को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना के रखता है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी कैन परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन विदाउट ओवर हीटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि बिना ओवर हीटिंग के भी हमारे बॉडी अपने नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये लो डाउन कर देता है रिएक्शन उसको, टेम्परेचर को। एडिशनली एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन। लास्ट अगर हम देखें एडिशनली तो जो आपका एंजाइम्स है वो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। दे कैन एक्टिवेटेड और इनिबेटेड वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेम्परेचर, pH लेवल एंड द प्रेजेंस ऑफ इनिबेटर्स और एक्टिवेटर्स। क्या है, ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स को और इनिबेट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स को चला भी सकते हैं और कहीं बंद भी कर सकते हैं जब इनको ज़रूरत ना हो। तो शायद नहीं, तो साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टेम्परेचर को भी इनिबेट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं, pH लेवल को भी, और कौन से इनिबेटर और एक्टिवेटर उस पर प्रेजेंट है उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। दिस रेगुलेशन इज की फॉर होमियोस्टेसिस, अलाउइंग आवर बॉडी टू अडेप्ट टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। ये जो अडेप्टेशन इसकी हो रही है यही होमियोस्टेसिस की है, जो हमारी बॉडी में कोर टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। मोर ओवर एंजाइम्स प्लेज अ क्रूशियल रोल in DNA replication and repair, ensuring that integrity of genetic information. This facilitates the synthesis of RNA and protein, which essentially for cellular function and growth. अगर हम देखें तो एंजाइम्स का काम ये भी है कि वो DNA रेप्लिकेशन के टाइम भी अपना रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ इंश्योर करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनी रहे, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, और सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ RNA और प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ सेलुलर फंक्शन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। फाइनली एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस फ्रॉम बीवेयरिंग एंड बेकिंग टू फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफ्यूल्स, हाईलाइटिंग देयर इंपॉर्टेंस बियॉन्ड बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने चले तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। देखा जाए तो बॉडी से लेकर हर जगह पे ये काम हो रहा है, यूज़ हो रहा है इसका। क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ है, बेकिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, बायोफ्यूल्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स का क्या क्या यूज़ है वो देख लिया हमने।
चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। एंजाइम्स आर इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी बाय देयर एक्टिविटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल की फैक्टर्स। क्या है? एंजाइम आपके इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, पहले आप उसको डिफाइन कीजिएगा, भले से ही आपने पिछले क्वेश्चन में ही क्यों ना डिफाइन किया हो। जैसे हमने पहले भी डिफाइन किया कि एंजाइम्स क्या है, बट इस क्वेश्चन में अलग से पूछा है तो हम दोबारा से डिफाइन करेंगे। तो हमें पिछले से कोई लेना देना नहीं है, हम नए क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए आप। ठीक है, बट जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं अपना। देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट अप टेम्परेचर, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, जो इस पर प्रभाव डालता है। ईच एंजाइम हैज़ अ पोटेंशियल each enzyme has a optimal temperature range. Too low and the reaction slows down, too high and the enzymes can denatured, losing its shape and function. So finding that sweet spot is crucial. क्या है? एंजाइम के परफॉर्मेंस के लिए भी एक इसका कोर टेम्परेचर होता है। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, और अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम खुद ही डीनेचर्ड हो जाएगा, अपनी शेप या फंक्शन को लूज कर देगा। इसीलिए इसका एक स्वीट स्पॉट होता है टेम्परेचर का, उस पर ये अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, पीएच लेवल भी इन्फ्लुएंस करता है इसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम्स ऑल्सो हैव एन ऑप्टिमल पीएच लेवल, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन वर्क्स बेस्ट इन एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ द स्टमक वाइल अदर्स थ्राइव इन न्यूट्रल और एल्कलाइन कंडीशन। पीएच भी इनका अलग अलग होता है सारे का। अगर एग्जांपल हम देखें तो एक पेप्सिन हमारा एंजाइम है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है बढ़िया तरीके से, हमारे स्टमक के अंदर, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वहाँ पे काम करता है ये। जबकि अगर दूसरे एंजाइम्स की बात करें तो वो न्यूट्रल बिहेव करते हैं, न्यूट्रल पीएच लेवल में रहते हैं, कुछ एल्कलाइन कंडीशन में रहते हैं। डिवेटिंग फ्रॉम दीज लेवल्स कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी। अगर ये अलग अलग पीएच में जाते हैं तो इसकी एक्टिविटी में रिड्यूस हो सकता है, कमी आ सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इसको इन्फ्लुएंस करती है। द मोर सबस्ट्रेट यू हैव द मोर एंजाइम एक्टिविटी यू विल सी, अप टू द पॉइंट। क्या है? जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आपके पास होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी किसी पॉइंट तक। वंस ऑल द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, एडिंग मोर सबस्ट्रेट वोंट बी मेक डिफरेंस, दिस इज नोन एज सैचुरेशन। क्या है? एक साइड पे हम एंजाइम को ऑक्यूपाई करने के लिए एक लेवल तक सबस्ट्रेट डाल चुके हैं, बट उससे ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसी को हम सैचुरेशन बोलते हैं। अनदर फैक्टर इज एंजाइम कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर है एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम कितनी कंसंट्रेशन में है वो भी डिपेंड करेगा। मोर एंजाइम्स जनरली मीन फास्टर रिएक्शन प्रोवाइडिंग देयर इनफ सबस्ट्रेट अवेलेबल, इट्स अ बैलेंस एक्ट। क्या है? अगर ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट हैं कहीं के रिएक्शन में तो वहाँ की रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी और वहाँ पे सबस्ट्रेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये एक बैलेंस तरीके से फिर काम करते हैं। डोंट फॉरगेट अबाउट इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको तो बिल्कुल मत भूल जाना। दीज मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू एंजाइम्स एंड डिक्रीज देयर एक्टिविटी। जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। देयर आर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स दैट कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट एंड नॉन कॉम्पिटेटिव वन अटैच एल्सवेयर चेंजिंग द एंजाइम शेप। क्या है? यहाँ पे आपके दो टाइप के इनिबेटर्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका कॉम्पिटेटिव इनिबेटर जो कि कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ कि एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा। दूसरे साइड होता है आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबेटर जो कि कहीं भी अटैच्ड हो जाता है और एंजाइम की शेप को बदल देता है, इसीलिए ये भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लास्टली वी हैव को फैक्टर्स और को एंजाइम्स। लास्ट में हमारे पास को फैक्टर और को एंजाइम्स भी होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। दीज आर नॉन प्रोटीन हेल्पर्स दैट असिस्ट एंजाइम्स इन देयर फंक्शंस, विदाउट देम मेनी एंजाइम्स वुड बी इनएक्टिव। क्या है? ये आपके नॉन प्रोटीन हेल्पर्स होते हैं को फैक्टर और को एंजाइम, जो कि एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इनके बिना हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव तरीके से काम करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जो इनकी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्प मिली हो, तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर मीन्स आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। MZO003 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैं कंप्लीट कर दूँ। और फिर हम स्टार्ट करेंगे 004। 7 तारीख से आपके एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। प्रिपेयर करने में मैं आपको हेल्प जरूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।